हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 22 फरवरी से हैं और हम आपको लगातार बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वह बेटा कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान कि बेटा इतिहास वाले भाग से हैं। आज की वीडियो बेटा इतिहास वाले भाग में आपको ओनली या केवल 2 वीडियो ही मिलेंगी। ये पहली वीडियो है बेटा पार्ट नंबर 1। इसमें मैंने सभी लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात वर्णात्मक फर्स्ट का जिक्र किया है और उसके बाद में एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें वर्णात्मक सेकंड होगा। 2 ही वीडियो में बेटा पूरी इतिहास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न के नंबर पर आप ना जाएं, आप समझें, प्रश्न को ध्यान दें बेटा। ठीक है, पहला प्रश्न है 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ था, तो इसका उत्तर जानते हैं बेटा। रूढ़िवादी शक्तियां जो 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुईं, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं। 1848 में जो उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में क्या हुई, रूढ़िवादी शक्तियां जो कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाईं। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता था। रियायतें देकर ही क्रांति को क्या किया जा सकता था बेटा, समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। अब बेटा मैं आपको एक बात समझाऊं, ये सबको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में मेन बातें निकालना है इसमें से और वही लिखना है, रटना नहीं है, वरना बेटा ये बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, केवल समझना है। ठीक है, राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। क्या पुरानी रियायतें देकर ही समाप्त कर सकते हैं। 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और भूदास और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। समाप्त कर दी गई, अगले देखो। अगले क्या था, हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी क्या हो गया बेटा, साफ हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि प्रश्न क्या है और उसकी मोटी मोटी बातें निकाल लेना है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न कितना बेहतरीन प्रश्न है। देखो कह रहे हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, या नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटे ये 2023 में आया प्रश्न है, तो हम जानेंगे इसका आंसर। तो सबसे पहले नेपोलियन कौन था इसका जिक्र करते हैं। कह रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट, पूरा नाम है, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। तो वैसे ही आप याद करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो विश्व के महान तम व्यक्तियों में से कौन था, एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। और उसके कुछ सुधार निम्नलिखित हैं। सुधार पूछा है ना, तो उसके सुधार देख लेते हैं कि उसने क्या क्या सुधार किए थे। तो देखो हेडिंग डालकर बेटा है सभी। पहला है शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा
व्यापक और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया बेटा? उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया था। ठीक है। दूसरा क्या था उसके? आर्थिक सुधार हुए थे। क्या? नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेपोलियन ने पेरिस में क्या कराई थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर टैक्स लगाया, यानी कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया था। और ये जब सब समाप्त हो जाएंगे तो आर्थिक सुधार तो बेटा वैसे ही आ जाएगा। चलिए अगले देखते हैं और क्या सुधार किए थे, और भी जानते हैं। देखें, तीसरा था धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, कि सभी लोग अपना जो भी जिस भी धर्म के हैं वो अपना अपना पूजा पाठ जो भी है कर सकते हैं। चौथा है बेटा न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस की एक देन स्थायी देन थी। नेपोलियन का यह कार्य क्या था? फ्रांस की एक स्थायी देन थी। अगला बेटा क्या सुधार किया था? शिक्षा संबंधी। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? नेपोलियन ने। चलिए और देखते हैं बेटा। अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रश्न है अगला, वो क्या था बेटा सुधार? तो सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसमें बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया था बेटा। ठीक है, किसने? नेपोलियन ने। अगला हेडिंग है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा। तो कह रहे हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला है बेटा, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। दूसरा है बच्चों, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा है यूरोप के अन्य हिस्सों में समान टैक्स करवाने टैक्स प्रणाली लागू की जानी गई। और चौथा है यूरोप के अन्य हिस्सों में भी सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा तथा किसानों को भूदासत्व और जमींदारों शुल्क से मुक्त किया जाने लगा। ज़्यादा ना टैक्स लिया जा रहा था और इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से। अगला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? एनसीईआरटी का प्रश्न है। या यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। कितने उदाहरण दें बेटा? 3। 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? तो उत्तर जरा देखें इसका। देखें बेटा, इसका उत्तर देखते हैं, ध्यान से समझें। कह रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं ना क्या योगदान था, तो इसके योगदान को उदाहरण से समझ में आएगा बेटा। तो प्रथम उदाहरण क्या है? कह रहे हैं प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। चलिए अब देखते हैं बेटा दूसरा। तो दूसरा क्या है? द्वितीय उदाहरण देखते हैं कि रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती थीं, क्योंकि यही यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थीं, जो अधिकांशतः कैसे थे? निरक्षर थे, जो अनपढ़ थे। ठीक है। और तीसरा उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कुरोल कुर्पिस्की एक पोलिश नागरिक थे, ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा
में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या कर दिया था बेटा, बदल दिया था। चलिए अगले देखते हैं। ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है बेटा, जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जर्मन की एकीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी का प्रश्न है। या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये बेटा 2020 में आया है। या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। कैसा लिखिए, संक्षिप्त मतलब छोटा, ये 2022-23 में आया है। या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए आंसर जानने की कोशिश करते हैं, कैसे हुआ था। देखो बच्चों, उत्तरें राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दिया बेटा, दबा दिया, है ना। किस किस ने, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा था, मगर हुआ क्या, इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दिया, दबा दिया। उनको प्रिसा के बड़े भूस्वामी ने भी क्या किया, समर्थन किया था। उसके बाद प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री बनाया गया किसे, ऑटोबान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का कौन जनक था, ऑटोबान बिस्मार्क, जिसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्ध में प्रिसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई बेटा, पूरी हुई थी। चलिए अगले देखते हैं, पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1971 में जर्मनी का क्या हो गया बेटा, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व है बेटा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है बेटा। उत्तर देखें, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। किसका बेटा, नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मारियान और जर्मेनिया। अब मारियान को जान लेते हैं। यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। किसको, नारी प्रतीक को यही नाम दिया, क्या, मारियान। किसने, फ्रांस ने। यह छवि राष्ट्रजन के विचार का प्रतीक है। इसके इसके अगले देखें जरा ध्यान से बेटा, इसके चिन्ह स्वतंत्रता, इसके चिन्ह स्वतंत्रता एवं गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तादम यानी तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। किसकी छवि, मारियान, एक महिला, उसकी छवि। अब जान लेते हैं जर्मेनिया कौन थी। ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। कौन से वृक्ष के, बलूत, बलूत का एक पेड़ होता है बेटा, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी। बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी कौन, जर्मेनिया। क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मनी जो देश था उसमें बलूत क्या माना जाता है, वीरता का प्रतीक। उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। उस पर यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक
बनकर एक उभरी नारी की छवि थी। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? ये 2011 में आया प्रश्न है बेटा। या ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ऐसे आ सकता है। या ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताओ। तो बेटा ये इतने सारे प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। देखें, कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में फ्रांस की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 में ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रिसा के राजा जो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रिसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई थी बेटा। मंत्रियों की एक क्या हुई थी? बैठक हुई। इस सभा में प्रिसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी बेटा। ठीक है, अगले देखते हैं। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रिसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी की एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को क्या कर लिया था बेटा? प्राप्त कर लिया था। आगे बात समझ में? ठीक, अगले बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कितना सुंदर सा प्रश्न है, ध्यान से समझे। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया? उदाहरण सहित बताओ। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था? उदाहरण देकर बताओ। या कैसे आ सकता है? रॉलेट एक्ट क्या था? उसका विरोध कैसे किया गया? उसका क्या परिणाम हुआ? 2020 में भी आया। तो बेटा रॉलेट एक्ट को जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। बेटा रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसमें कोई कानून, कोई मुकदमा नहीं चलेगा और किसी भी भारतीय को जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया जा सकता था। तो ये गलत था नहीं था? हाँ। तो देखते हैं इससे हुआ क्या था। इससे हुआ क्या था, परिणाम क्या निकले? अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के कारण हो गया था। विरोध में क्या हुआ? भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। अब भाई भारतीय तो करेंगे ही विरोध, क्योंकि भाई जिसे ना कोई मुकदमा हो ना कुछ सुनवाई हो, तुरंत उठा के जेल में 2 साल के लिए डाल दो। ऐसे तो किसी को भी डाल देते शक के आधार पर। तो भाई विरोध तो करेंगे ही ना, ये कैसा कानून है? तो पहला पॉइंट क्या, कैसे विरोध कर रहे हैं? विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रैली निकाली गई, जुलूस निकाले गए। दूसरा क्या है? रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। रेलवे में कोई भारतीय काम नहीं कर रहा, सबने हड़ताल कर ली। तीसरा क्या था? कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। जो दुकानदार थे उन्होंने दुकानें बंद कर दी, अपना विरोध जताया कि ये एक्ट को वापस किया जाए। अगला देखते हैं बेटा। देखें, अगला अच्छा प्रश्न है बेटा। कह रहे हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? 2020 में आया प्रश्न है। तो कह रहे हैं उत्तर में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। बेटा जब साइमन कमीशन आया था भारत, और जब उसने बैठक की थी, उस बैठक में कोई भारतीय व्यक्ति को नहीं बुलाया था, सब अंग्रेजी थे, विदेशी थे। तो इसीलिए जो भारत की कांग्रेस थी वो असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा कर दी थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की।
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए क्या करेंगे? संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बेटा, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? दो शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? दो शर्तें लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पूना पैक्ट पर गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की शर्तें निम्नलिखित हैं। पेपर में आए कि पूना पैक्ट हुआ कब था? तो सितंबर 1932 में। दो शर्तें क्या थीं? पहला था अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, और दूसरा था दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये दो शर्तें थीं, याद कर लेना अच्छे से। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए? सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए? इनके प्रारंभ करने का क्या कारण था? या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। ये 2023 में आया प्रश्न था। उत्तर देखते हैं बेटा। सक्रिय राजनीति में सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया, यानी भारत घूमे। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए जो कि प्रमुख हैं। जान लेते हैं बेटा क्या क्या आंदोलन चलाए थे। देखो, पहला हेडिंग डालेंगे चंपारण सत्याग्रह। कौन सा बेटा? चंपारण सत्याग्रह। कह रहे हैं 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। कहां पर? चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा था गुजरात सत्याग्रह। 1908 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लागान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लागान वसूल कर रही थी। तब भी गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन किया। बेटा बहुत जो है गांधी जी ने मदद की थी लोगों की। चलिए तीसरा देखते हैं, अहमदाबाद वाला। देखो बच्चों, अगला है अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उपयुक्त आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी उनकी अलग स्थापित पहचान हुई। तो बेटा ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इन सबको अच्छे से याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? एनसीईआरटी का प्रश्न है मेरे बच्चों। अगला है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? 2023 में आया है। फिर है बेटा सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। ये 2023 में आए हुए हैं। उत्तर देख लेते हैं। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। सत्याग्रह के विचारों का मूल आधार क्या है बेटा? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इसी प्रकार की। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की बेटा। देखो, पहला पॉइंट है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता
नहीं है। किसने कहा? गांधी जी ने। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, बिना अहिंसा किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। देखें, तीसरा है, इसके लिए दमनकारु शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और ठंडे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? प्रेरित किया जाना चाहिए। अगले देखते हैं। कह रहे, इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अगर लड़ाई ना करें, मारपीट ना करें, तो सभी लोग एक साथ आ सकते हैं। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक और बेहतरीन प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से याद कर लें। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। एक 2022 में आया, एक 23 में। चलिए देख लेते हैं। उत्तर में क्या लिखा? भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचते ही समाप्त हो जाना था। क्या था इस कारण का तात्कालिक कारण? क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचते ही समाप्त हो जाना था। दूसरा देखते हैं बच्चों। देखो, दूसरा है, विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ना समझा जाना और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। ठीक है बेटा, तीसरा और देख लें। 3 पूछे गए ना, तीसरा भी देखो। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो बेटा ये 3 कारण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। कौन सा? देखिए, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? जो 1929 में महामंदी हुई थी उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 2020 में आया बेटा। या भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का लिखिए, परिणाम लिखिए 2022 में। या भारतीय राष्ट्र व्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए बेटा 2022। या भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के 4 परिणाम लिखिए 2023 में आया बेटा। या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? ये है बेटा। और फिर भी उसके बाद भी या है। या किस प्रकार आ सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो बेटा इतने प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे हैं 1929 में महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। किस पर? भारत पर भी बेटा पड़ा था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्या हो गई थी बेटा? गिर गई थी। ये तभी तो महामंदी आई थी। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से नीचे गिरीं, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। बेटा फसलें, खेत जितनी भी थीं, ये सब की सब इनकी कीमत गिर रही थी। बहुत बेरोजगारी आ रही थी, महामंदी आ रही थी, लेकिन सरकार टैक्स यानी कर वो उतना ही ले रही थी, उसने कम करने से मना कर दिया था। अगले देखते हैं बेटा, इनकार कर दिया था। देखो, इनकार कर दिया।
सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बेचारे जो बाजार में कुछ बेचते थे उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी या मुसीबत आई थी। मार का मतलब मुसीबत। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल-पुथल से गुजर रहा था। यही मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। आय कैसी थी बेटा? निश्चित थी। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है? एनसीईआरटी का है बेटा। या ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? 2022 में आया। या ब्रेटन वुड्स समझौते का कारण, उद्देश्य उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। 2023 में आया प्रश्न है बेटा। चलिए जान लेते हैं किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। एक सहमति बनी थी बेटा, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, समझौता। अगले देखें, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में छोटे और घाटे के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया था। अगले देखते हैं बेटा। इसी वजह से विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन ने भी कहा जाता है। आईएम को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बेटा अच्छा प्रश्न है। देखो, कह रहे हैं महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी और 2020 का प्रश्न है। या वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2022 में आया बेटा। या वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2023 में आया है। या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों को लिखिए। 2023 में आए। उत्तर देखें बेटा। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण जो थे वो निम्नलिखित थे। इस मंदी के प्रमुख कारण कैसे थे? निम्नलिखित थे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कारण थे इस मंदी के। देखो बच्चों, पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा। दूसरा देखते हैं, इसीलिए तो महामंदी आई थी। बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया था लेकिन खरीद कोई रहा नहीं था, खरीदार थे ही नहीं। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगीं। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगीं। उत्पादन बढ़ गया और कीमतें घट गईं या गिरने लगीं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। खरीदार थे नहीं, उनकी कमी में कृषि क्या लगी? सड़ने लगी थी बेटा। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा देखते हैं महामंदी का कारण। कह रहे हैं संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का
कर्ज $1 था, साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने अब गहरा संकट खड़ा हो गया था बेटा। अगला था यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। बैंक बंद हो गए, धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह गिर गईं। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों का 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। है ना? जब महामंदी आई तो वो वसूल ज़्यादा करने लगी थी बेटा टैक्स के लिए। अगला 5वां देखते हैं। कह रहे हैं अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमतों में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अच्छा है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं करा रहा हूँ बेटा, और यही प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है जिससे कोई सा भी आपका छूट ना जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। कह रहे हैं G77 या G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है बेटा। तो उत्तर देखेंगे, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 से 60 दशकों में पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सका। तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सका। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया जिसे जी समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले क्या है समझेंगे। कह रहे हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। किस सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस किस का? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, क्योंकि 2 का जन्म हुआ था ना, तो जुड़वा संतानें कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए उन्हें विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, विकासशील देशों का कोई या देशों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूर्ण हो सकें। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो, कच्चे माल के सही दाम मिलें और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों से बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। है ना? किसको? मालों को जो तैयार किया था कच्चा माल, वो तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों से बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। ये था बेटा G77। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें प्रश्न संख्या 5, मतलब नंबर कोई सा भी हो सकता है। प्रश्न देखें, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा था, लेकिन क्यों? प्रश्न देखें जरा उत्तर। कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए कई कारण थे। पहला, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत के मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था बेटा। चलिए अगले देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े के खच्चर की जीन तथा उनके अन्य सामान बनने लगे थे। ठीक है। तीसरा, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखानों कई पॉलियों में चलने लगे, अनेक नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से कायापलट हो गई। ये कब हुआ था बेटा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए बेटा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में
ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिल सके। ठीक है, युद्ध में जितनी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, उसके कारण जो युद्ध उद्योग थे वो सब खोल दिए गए, चलने लगे, जिससे सभी को रोजगार मिल गया और जो है इनकम बढ़ गई। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, प्रश्न के आंसर जो है बेटा बड़े हैं, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको याद ही जाएगा। रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण का अर्थ बताइए, या मतलब आदि औद्योगिकरण। तो उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अधिकांश इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। जब पहले बेटा फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी थी, पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घर पर होता था। कहाँ होता था बेटा? घरों पर होता था। चलिए अगले देख लेते हैं। कारखानों में नहीं होता था, कहाँ होता था? घर पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। कितने मजदूरों से सौदागर काम करवाता था बेटा? 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। जब फैक्ट्री लगी नहीं थी, उससे पहले जो घरों में काम करवाते थे बिजनेसमैन, इनसे लोगों से 20-20, 25-25 मजदूर काम करते थे, उसे कह देते आदि औद्योगिकरण। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई और ये कैसे छापी जाती थी? या मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग कहते हैं इसे, प्रिंटिंग, मुद्रण संस्कृति, इसमें चीन की क्या भूमिका है? 2020। उत्तर लिखेंगे, मुद्रण संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है। मुद्रण संस्कृति का आशय किससे बेटा? किताबों की छपाई के प्रारंभ से। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई। कहाँ से हुई बेटा? चीन से। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं। चूंकि पतले छिद्रित कागजों के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर सिलाई की जाती थी। क्या करने के बाद? सिलकर। पहले किताब को सिल लिया, फिर सिलाई की जाती थी। अगले देखते हैं। चीन में सबसे पहले छपना शुरू हुई थी, सिलकर सिलाई की जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशाल होते थे, जो हाथों से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। लिखने वाले मजदूर भी बहुत एक्सपर्ट होते थे, जो बहुत आसानी से, बहुत स्वच्छ, अच्छी तरह से लिख देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए हैं, चीन से किताबों का छपना जो हुआ वो प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया? गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया, या गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में क्या भूमिका थी? 2020 में आया है। देखें उत्तर, कह रहे हैं गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे की विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम सीखा और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई तेज व गति से छापने वाली पहली प्रिंटिंग मशीन, जिसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया, के लिए किया। पहली मशीन को किस नाम से जाना गया था?
मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, उसकी ये प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। जब ये मशीन बनी थी बेटा, मूवेबल टाइपिंग मशीन, तो ये कब तक रही थी? 300 सालों तक इसी से छपाई रही थी। अगले देखें बच्चों, रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छपना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था, और एक साइड से कितने? 250 पन्ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्या है देखो, कह रहे हैं 19वीं सदी में भारत की करीब गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा था बेटा? भारत में गरीब जनता थी, तो 19वीं शताब्दी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? मुद्रण संस्कृति का। तो कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला क्या था देखो, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौकी चौराहे पर बेची जा रही थीं, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। ठीक है, गरीब लोग भी उसे खरीद सकते थे। अगले देखते हैं बेटा, दूसरा क्या है? कह रहे हैं सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतर शहरों कस्बों में होते थे, और कहीं कहीं संपन्न गांव में भी पुस्तकालय स्थापित होने वाले थे या होने लगे थे। स्थानीय अमेरिकियों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी कि हाँ हम भाई पुस्तकालय खोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब अभी अगला पॉइंट देखते हैं। पहले तो देखते हैं, पुस्तकालय की बात हो रही बेटा। कारखानों में मजदूरों से अधिक काम लिया जा रहा था, और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, जब इतनी सस्ती हो गए थे प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई किताबें, तो बहुत ज़्यादा तो काम लेंगे ही, मज़दूरों से बिकेंगी बहुत। ठीक है, शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा था, और उसे प्रकाशित करवाया। इस लेख में जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की गई थी। अगला पॉइंट है बेटा, 1935 से 1955 ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छपा था। ये जो लिखने वाले थे, इन्होंने अपनी रचना भी लिखना शुरू कर दी थी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो प्रश्न बहुत अच्छा है बेटा, ये भी कह रहे हैं मार्टिन लूथर कौन था? धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया? या मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था? 2020 का आया हुआ प्रश्न है। उत्तर देखेंगे। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। उसने 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। कितने? 95 स्थापनाएं। और मुद्रण कला के प्रयोग से छपवाकर प्रकाश भी करवा दी उसने, या प्रकाशित किया। इसकी एक प्रकाशित प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघरों के दरवाजों पर टांगी गई। इसमें उसने चर्च शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्दी ही लूथर के एक बड़ी संख्या में छपे और पढ़े जाने लगे। लेखक के जो लेख थे, जो रचनाएं थीं, जो किताबें थीं, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ने लगे थे। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। पढ़े जाने लगे थे, और इससे हुआ क्या था? तो कह रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप चर्च में विभाजन हो गया, और प्रोटेस्ट धर्म सुधारक की शुरुआत हो गई। बेटा समझ में आ रहा है ना? देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आपको उदास नहीं होना है बेटा। ये पार्ट 1 है, एक और मिलेगा जिससे इतिहास कंप्लीट, लेकिन 2 ही वीडियो में पूरी इतिहास कंप्लीट है बेटा। ये चीज़ याद रखना, मेहनत करना, सब काम हो जाएगा बेटा, अच्छे नंबर से आप पास होगे। अगले देखते हैं बेटा प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की?
मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? ये बेटा एनसीईआरटी 2020 का प्रश्न है, उत्तर लिखें देखें। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो निम्नलिखित है। पहला, बहुत से समाज व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। अंधविश्वास से दूर जाने के लिए लोगों ने बहुत लिखा था, जिससे मनुष्यों के मन में चेतना आई थी। दूसरा, जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा, जिससे जनमानस में अपनी खराबी स्थिति को समझने में मदद मिली थी, है ना। जातिगत है या महिला शोषण है या मजदूरों की स्थिति है दयनीय, काफ़ी बुरी, उनके विषय में लोगों ने लिखा, जिससे सभी लोगों ने उनके विषय में समझा अच्छी तरह से। अगले देखते हैं बेटा, तीसरा देखते हैं। तीसरा है बच्चों, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे थे, है ना। किस पर? सामाजिक और राजनीतियों पर टिप्पणी करने के लिए क्या बनने लगे? कार्टून बनने लगे थे। कब? 1870 में। अगला पॉइंट है बेटा, कुछ ने शिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया था, रचनाओं के माध्यम से ही। अगला है बेटा, राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवादों को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण व्यापक सहारा लिया। राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का क्या किया बेटा? व्यापक सहारा लिया। अगले, खुलेआम व चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे, जिन्हें आम जनता तक पहुंचाना क्या हो गया था बेटा? मुश्किल हो गया था, चोरी छुपे भी चलने लगे थे। ठीक है, अगले देखते हैं। देखो बेटा, सातवां है, कह रहे हैं अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेश राज पर भी सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानियां तथा पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा। तब भारत में इतनी गरीबी थी और काफ़ी परेशानियां थीं, उसके लिए क्या करना जाना? ब्रिटिश सरकार को कोसा जाने लगा। इस तरह मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को भी। कह रहे हैं मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? बेटा मुद्रण क्रांति का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देख लेते हैं इसका जवाब। मुद्रण क्रांति हेडिंग डालेंगे और देखेंगे। मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों का नया और विकसित होने से नहीं था। मुद्रण क्रांति का मतलब ये नहीं नई किताबें छाप दी हैं, ठीक है। मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों का नया और विकसित होना नहीं था, बल्कि इसने छापे खाने में यूरोपीय लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया था। जो छापे खाने में लोग थे उनकी जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया था। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसके बाद सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी क्या हो गया बेटा? बदल गया था। समझ में आ रहा है ना? 2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद, समझने की कैपेसिटी रखो, समझो प्रश्न में कहा क्या गया है, ठीक है, और अपनी भाषा में लिखोगे। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये वीडियो बेटा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सबको आप बार बार इस वीडियो को देखकर अच्छे से बेटा याद कर लें। क्या कर लें मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लें, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बचे। बेटा ये पार्ट 1 है, और इतिहास के लॉन्ग क्वेश्चन की एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो पार्ट 2 होगी। और बेटा अगर ये आपको 1% भी पसंद आई तो इसे आप लाइक कर दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।